नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े विमान हादसे को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वीआईपी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और उन्हें कम से कम पूरी तरह सुरक्षित विमानों से यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जांच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अगर विमान तकनीकी रूप से ठीक था तो हादसा कैसे हुआ, इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर विमान हादसे की घटना सामने आई थी, जिसके बाद देश भर में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बालू और मोरंग जैसी प्रमुख निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ने वाली हैं। राज्य कैबिनेट ने खनन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए रॉयल्टी और डेड रेंट की दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नए निर्णय के तहत अब मोरंग की रॉयल्टी 190 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई है, जबकि लाल मोरंग की दर 100 रुपये प्रति घन मीटर होगी। इसके साथ ही साधारण बालू और ग्रेनाइट जैसी अन्य खनिज सामग्री के दामों में भी इजाफा किया गया है। इस फैसले का सीधा असर भवन निर्माण, सड़क निर्माण और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लागत पर पड़ सकता है, जिससे आम लोगों के लिए मकान बनवाना महंगा हो जाएगा। हालांकि खनन विभाग का कहना है कि फिलहाल बाजार में कीमतों पर इसका तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका असर दिखाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां श्मशान घाट से मानव अस्थियां चोरी करने पर गांव में भारी हंगामा खड़ा हो गया। झाड़खेड़ी गांव में ग्रामीणों ने 2 महिलाओं को श्मशान घाट से अस्थियां चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और चोरी की गई अस्थियों को बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में महिलाओं ने दावा किया कि वे इन अस्थियों के जरिए बीमारियों का इलाज करने का काम करती थीं। इस पूरे मामले में तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का एंगल सामने आने के बाद पुलिस ने एक तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में शुक्रवार को भोजपुरी गायक और सांसद मनोज तिवारी की मौजूदगी ने माहौल को खास बना दिया। मंच से संबोधन करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि काशी उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक रिचार्जिंग सेंटर है, जहां आकर उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि काशी को पूरी तरह समझने के लिए यहां रहने वाले लोगों को भी गहन अध्ययन और शोध की जरूरत है, क्योंकि इस शहर की आत्मा बहुत गहरी और व्यापक है। अपनी प्रस्तुति के दौरान मनोज तिवारी ने मंच से हर हर महादेव का गीत गाया, जिसे सुनते ही दर्शक भाव विभोर होकर झूम उठे। पूरे पंडाल में शिव भक्ति का माहौल बन गया और काशी एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के रंग में रंगी नजर आई। लखनऊ के गोसाईगंज में आयोजित एक शांति भोज कार्यक्रम के दौरान भाजपा की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की माता के शांति भोज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी के दौरान 2 भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और सच्चिदानंद पांडे के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई। हालात बिगड़ते देख डिप्टी सीएम के सुरक्षाकर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा।
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मेरठ जिले के कर्नावल क्षेत्र से एक बड़ी कानूनी कार्रवाई की खबर सामने आई है। इलाके में लंबे समय से दहशत का पर्याय बने कुख्यात गैंगस्टर ऊधम सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर्णा पांडे की अदालत ने ऊधम सिंह पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ऊधम सिंह फिलहाल उन्नाव जेल में बंद है और मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। यह मामला करीब 5 साल पुराना है, जिसमें ऊधम सिंह पर जनता में भय का माहौल बनाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप साबित हुए। अदालत के इस फैसले को क्षेत्र में अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। बरेली में राज्य महिला आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण संगम एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कुल 514 महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 31 महिला अधिकारी और समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं शामिल रहीं। समारोह की मुख्य अतिथि पुष्पा पांडे ने कहा कि राज्य महिला आयोग अब महिलाओं की समस्याओं को लेकर और अधिक संवेदनशील हुआ है और ब्लॉक स्तर तक जाकर शिकायतें सुनी जा रही हैं, ताकि पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके। सम्मान पाने वाली प्रमुख महिलाओं में आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा और कैंट बोर्ड की सीईओ तनु जैन के नाम विशेष रूप से शामिल रहे। इस आयोजन को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बुढ़ाना से भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक अचानक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंच गए और बीएसए पर जमकर नाराजगी जताई। मामला एक महिला शिक्षिका से जुड़ा है, जिसे अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा था। पूर्व विधायक का आरोप है कि संबंधित शिक्षिका पिछले 10 दिनों से लगातार कार्यालय के चक्कर काट रही थी, लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। उमेश मलिक ने बीएसए को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि योगी सरकार आम जनता और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है और अधिकारियों को उसी भावना के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई गई तो इसकी शिकायत उच्च स्तर पर की जाएगी। ग्रेटर नोएडा की अदालत ने गैंगस्टर और कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि कान्हा की रिहाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बी वारंट जारी होने के बावजूद बांदा जेल से रवि कान्हा को रिहा किए जाने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना है। अदालत ने बांदा जेल अधीक्षक से 6 फरवरी तक लिखित जवाब तलब किया है और रवि कान्हा की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रवि कान्हा के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अदालत ने इस पूरे मामले में पुलिस और जेल प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। माघ मेले से बिना संगम स्नान किए लौटे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि कोई साधु इतने दिनों तक बिना स्नान किए कैसे रह सकता है। उन्होंने शंकराचार्य के धरने को वीआईपी संस्कृति से जोड़ते हुए कहा कि आस्था का दिखावा नहीं होना चाहिए। राजभर ने मन चंगा तो कठौती में गंगा का उल्लेख करते हुए शंकराचार्य के विरोध को अनावश्यक करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने मजिस्ट्रेट के इस्तीफे को भी जनहित से अधिक राजनीतिक कदम बताया, जिससे विवाद और गहरा गया है। सहारनपुर में साध्वी प्राची के एक बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने एआईएमआईएम की नवनिर्वाचित पार्षद शहर शेख पर तीखा हमला बोलते हुए उनके बयानों को भड़काऊ करार दिया। साध्वी प्राची ने कहा कि एक छोटे से चुनाव में जीत हासिल करने के बाद शहर शेख पूरे इलाके को हराने और गजवा ए हिंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जो समाज में तनाव पैदा करने वाला है। उन्होंने हिंदू समाज से जातियों में बंटने के बजाय संगठित रहने की अपील की। साथ ही साध्वी प्राची ने सरकार से देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग भी दोहराई। उनके इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और नाबालिग बटुकों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में मांग की गई है कि संतों, धर्माचार्यों और उनके शिष्यों के लिए एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी बनाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के अवसर पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई अनुचित और असंवेदनशील थी। मामले ने अब धार्मिक संगठनों और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति समीत गोपाल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले की प्रकृति गंभीर है और ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने, धमकी देने और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। दिसंबर 2022 में पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सोलंकी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।